सुर्खियों में। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल के खास कार्यक्रम सुर्खियों में के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं धारणा सचदेव। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम समसामयिक मुद्दों पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे हाल ही में सफलतापूर्वक आयोजित 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप को लेकर। इसमें शूटिंग के राष्ट्रीय कोच दीपक कुमार दुबे और मध्य प्रदेश राज्य राइफल शूटिंग एसोसिएशन की सहायक सचिव प्रियांशी गुप्ता का अहम रोल था। दोनों अतिथि आज हमारे साथ हैं। दीपक जी और प्रियांशी जी, हमारे सुर्खियों में कार्यक्रम में आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले इस प्रतियोगिता का क्या परिणाम सामने आया है? दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, खिलाड़ियों की इसमें क्या क्या उपलब्धियाँ रही? जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारी जो शूटिंग कार्यक्रम हुआ था, ये 64वीं शूटिंग प्रतियोगिता थी और कोविड का जो हमारा ये अंतराल रहा है, जिसके तहत हमने देखा कि बहुत सारे कार्यक्रम रद्द करने पड़े और हम लोग विषम परिस्थितियों के बाद निकल के सामने आए। और ऐसे में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कार्यक्रम कराने की जो आयोजन किया और इसलिए हम जो हमारे राष्ट्रीय एसोसिएशन है और मध्य प्रदेश एसोसिएशन है, उन्होंने मिलकर ये जो खिलाड़ियों के लिए आगे आकर इस कार्यक्रम को बनाया। तो इसकी जो उपलब्धियां रही हैं, मैं खासकर ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि मध्य प्रदेश अभी तक जो रिजल्ट आया है, मध्य प्रदेश के जितने भी शूटर हैं उन्होंने प्रतियोगिता में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। और मेडल टैली में, पदक तालिका में भी वो शीर्ष स्थान पर हैं। अरे वाह! तो सर, इसमें इस खेल की पहुंच पहले बहुत सीमित रही, मतलब बहुत छोटे शहर के खिलाड़ी सामने नहीं आ पा रहे थे। अब सुनने में आ रहा है कि छोटी छोटी जगहों से भी खिलाड़ी आ रहे हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं और मेडल तालिका भी आप बोल रहे हैं काफ़ी सुधर गया है उस चीज़ों के साथ। तो इसमें जो प्रधानमंत्री जी का खेलो इंडिया जो अभियान रहा है, उसका भी कुछ खास रोल रहा है उस चीज़ में? जी मैडम, एक्चुअली खेलो इंडिया स्कीम का उद्देश्य ही यही है कि हमारी सरकार, भारत सरकार का प्रयास है कि खेल जो है वो एक गांव स्तर तक पहुंचे, हर जन तक पहुंचे। और चूँकि शूटिंग खेल जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा खेल है, इसलिए सरकार की ये योजना है कि हर व्यक्ति को स्पोर्ट्स के प्रति, खेल के प्रति जागरूक करना और साथ में खेलो इंडिया मुहिम की तरह इसका एक विचार बनाकर हर पेरेंट्स और खिलाड़ियों के बीच में इसका और उनके अध्ययन अध्यापन को लेकर भी सामंजस्य बने और वो अपने दिन प्रतिदिन उनके जो विचार हैं खेल के प्रति, जैसा पहले हुआ था कि आप पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन अब एक ये सामने जो अभी हमारे एक नया रूप पैदा हो रहा है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। हाल में आपने देखा है, तो ये खेलो इंडिया के तहत ही संभव हो पाया है। और हम इस मुहिम के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पूरी सरकार को और राज्य सरकार को इसका धन्यवाद देना चाहते हैं। जी, वाकई। मैडम, दीपक जी ने तो राष्ट्रीय स्तर की जैसे बात की, तो आपसे जानना चाह रहे थे, मध्य प्रदेश में शूटिंग खेल को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पर? मैम, एक्चुअली जब स्टेट लेवल पे ये डेवलप हुआ था एसोसिएशन, उस टाइम जो हमारे प्रेसिडेंट थे, एसोसिएशन के मेंबर्स थे, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा था। मध्य प्रदेश में जब शूटिंग गेम आया तब मात्र 40 लोगों से शुरुआत की गई थी। जी, आज के टाइम पे हम देखेंगे तो 1000 से ज़्यादा पार्टिसिपेट मध्य प्रदेश से हैं। अच्छा। हर इवेंट में हम लोग जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंकिंग है, हम उसको कवर अप कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब स्पोर्ट्स चालू हुआ तब रैंकिंग में एमपी नहीं था जी, पर आज टॉप 5 में मध्य प्रदेश का नाम है। अरे वाह! तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम इस लेवल पे आए हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल, ये उपलब्धि वाकई काबिल तारीफ है। सर, मैं आपसे जानना चाह रही थी, एक सामान्य खिलाड़ी निशानेबाजी में अगर आगे आना चाहता है तो उसके लिए उसको शुरुआत किस स्तर से होगी, शुरुआत कैसे की जाएगी? जैसा कि राज्य सरकार ने एक एमपी शूटिंग एकेडमी की स्थापना की है और जिसी के प्रांगण में ही ये प्रतियोगिता हो रही है जी। और चूँकि ये राज्य स्तरीय है और वहाँ से हर टैलेंट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी आप गांव समझ लीजिए जहाँ पे कस्बे हैं, वहाँ से खिलाड़ियों का चयन किया जाता है और जब उनका चयन प्रक्रिया के तहत वो आ जाते हैं तो उनको इस एकेडमी में रहने की सुविधा, उनके खान पान की सुविधा और उनको उच्च स्तरीय ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो देश में ही नहीं
विदेशों में अपना स्थान जो है बनाएं, देश को गौरवान्वित करें। शूटिंग थोड़ा महंगा गेम है, लेकिन आज के डेट में विद्यालय स्तरीय पे जैसे खेलो इंडिया शुरू हुआ तो उसका मुहिम यही था कि आप यूथ गेम के तहत आप ये कंपटीशन कराएं। तो वहाँ से आज की जो परिवेश है, हर स्कूल में शूटिंग क्लब्स खोले जा रहे हैं। एयर वेपन जो होता है उसमें आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है जी। तो वहाँ से बच्चे सीख रहे हैं। तो एक जनमानस तक आवाज़ पहुँच रही है। अगर आप बच्चा और पेरेंट्स अगर जागरूक हैं तो इस स्पोर्ट्स में आ सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को कि पहले क्या होता है कि आप गन शब्द सुनकर ही वो पीछे हट जाते हैं कि भाई इसमें नहीं जाना है। लेकिन गन शब्द अगर आप वहाँ जाएंगे, आप क्लब देखेंगे तो ये एक आप एकाग्रता को बढ़ाता है। ये खेल ऐसा है जिसमें आपके मानसिक तौर पर आप उभर कर सामने आते हैं और ना कि वो स्पोर्ट्स में, बाकी और अपनी स्टडीज़ में भी, अपनी पढ़ाई लिखाई में भी वो अपने आप को बहुत बेहतर स्थान पर रख सकते हैं। अरे वाह, तो इस सवाल के साथ एक उत्सुकता और भी जागी, आपने शुरुआत कहाँ से की थी दीपक सर? मेरी शुरुआत ऐसे होती जैसे हम एक साधारण परिवार से ही हैं। एक मध्यम वर्गीय है मेरे पिताजी, वो भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कार्यरत थे जी। तो जैसे छुट्टियों में भी, चूँकि मैं बिलोंग्स जो है मेरा निवास स्थान अयोध्या से है। अच्छा। तो छुट्टियों में हम जाते थे उनके पास, दिल्ली में थे और एसपीजी में पापा का सिलेक्शन हुआ था। तो वहीं पे सिखाया जाता था, स्पेशल सिक्योरिटी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक। तो वहाँ पे सर बच्चों को कोई कबड्डी सिखा रहा है, कोई खो खो सिखा रहा है, तो कोई ऐसे में शूटिंग सिखा, एक कैंप चल रहा था वहाँ पे, जहाँ पे मुझे वहाँ उत्सुकता हुई और मैं गया और जो उन्होंने गुण सिखाए और मैंने वहाँ सीखा। और उसके बाद जब मेरी +2 कंप्लीट हो गई तो फिर मेरा चयन नेवी में हुआ। और फिर जब वहाँ पे सिलेक्शन उन्होंने कराया, वहाँ पे अब चूँकि नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तो इनके पास शूटिंग अपना बहुत बड़ा स्तर था। बिल्कुल। तो जब मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी जो उन्होंने शुरू में 1 हफ्ते की जो कैंप होता है जो मैंने सीखा था वो मुझे याद आया। अच्छा। और जब उन्होंने मेरा टेस्ट लिया तो टेस्ट में मेरे सारे मतलब शॉट जो हैं एकदम सेंटर में थे और वहीं से मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन होने का पहला कदम शुरू था। क्या बात है। प्रियांशी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मध्य प्रदेश की शूटिंग अकादमी विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त है। इस अकादमी में प्रवेश प्रक्रिया क्या है? मैम, आपने बताया एकेडमी एक इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ के साथ बनी हुई है। यहाँ पे हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस करा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फैसिलिटीज़ यहाँ पे हर इवेंट की है। आप शॉटगन, राइफल, पिस्टल, एयर, टूटू, सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है। एकेडमी में आपका एंट्रेंस के लिए यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता है, साथ में आपको मैच कराया जाता है। अच्छा। जितनी वैकेंसीज रहती है टॉप 20, टॉप 30, उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना सिलेक्शन ट्रायल्स करते हैं। अगर आप दोनों में पास हैं तो आपका सिलेक्शन ट्रायल कंफर्म है, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम। अच्छा, मतलब सुविधाएं आपकी तरफ से पूरी दी जाती हैं सभी के लिए। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, भविष्य में राइफल एसोसिएशन है, उसके क्या प्लान्स हैं? मैम, जैसे एमपी में शूटिंग को लेके काफ़ी क्रेज़ बढ़ चुका है। हर लेवल पे हम चाह रहे हैं कि बच्चे आगे आए। अभी जो सिटीज़ में क्लब्स, डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह बनी हुई है उनमें तो बच्चों का परफॉर्मेंस है, पर हम चाह रहे हैं कि ग्रामीण स्तर से भी लोग उठ के आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि 2022 तक हम लोग ग्रामीण शूटिंग एकेडमी चालू करने का है, जिसमें हम ग्रामीण से लोगों को तैयार करेंगे। वहाँ पे शूटिंग एकेडमीज खुलवाएंगे, उनको वेपन्स है, जो भी फैसिलिटीज़ हमको लगती है शूटिंग के लिए, वो सारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल कराएंगे एसोसिएशन की तरफ से। अच्छा। ताकि वहाँ पे जो है छुपी हुई कलाएं वो सामने आए और हमारे जो अभी डेवलप है उनसे आगे निकले। क्योंकि महंगा गेम में तो सभी लोग आगे नहीं आते, पीछे झटक जाते हैं, तो प्रतिभाएं जो है वो वहीं की वहीं दब के रह जाती है। अच्छा। तो हमारा ये है कि हम उन क्षेत्रों से भी उन लोगों को आगे लेकर आए ताकि वो भी इस शूटिंग जैसे गेम को खेल सके, पार्टिसिपेट कर नया सके। इंफ्रास्ट्रक्चर हर छोटी छोटी जगहों पे भी बनाने इसके लिए हम लोगों ने प्रयास चालू कर दिया है। काफ़ी जगह पे कटनी के पास जो गांव वगैरह है वहाँ पे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर चालू हो गया है। तो अगले साल तक ये है कि कुछ गांव वगैरह में चालू हो जाएगा पूरा। अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी खबर। सर, आपसे और चीज़ पूछना चाह रहे थे, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और शूटिंग एसोसिएशन किस तरह से खिलाड़ियों के लिए काम करती है? क्या सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं? कैसे खिलाड़ी इन सुविधाओं का लाभ ले पाते हैं? मैडम ने राज्य स्तर पे बताया, और वास्ट लेवल पे हम जाए, नेशनल लेवल पे या बाकी तरह से, आप क्या बताना चाहेंगे उस चीज़ के लिए? इसमें
मैं समझता हूँ कि जो हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जी। और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये दोनों जो हैं वो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को संबंधित रखते हैं। और इसमें दोनों का अलग अलग रोल है। जो हमारी एसोसिएशन है वो खिलाड़ियों को तैयार करती है और फिर उनका कैंप बनाते हैं, कैंप बनाकर फिर वो प्रोजेक्ट करते हैं फॉर अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, फिर वहाँ से फंड एलोकेट होता है, ACTC एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके तहत उनको उनकी रहने की सुविधा, उनके खाने पीने की सुविधा और उनको उच्च स्तरीय जो हमारे कोचेस होते हैं उनके पैनल के द्वारा उनको नए मतलब नई तकनीकी अगर कुछ जो भी ऐड आया है, जो नए वेपन आए हैं वो सब उनको मुहैया कराई जाती है, उनको अम्युनिशन दिया जाता है और उसके बाद उनका जब सिलेक्शन हो जाता है विश्व स्तरीय के लिए तो वो हाँ इंडिया के लिए खेलते हैं। तो एक मैं ये कहूँगा कि बहुत अहम रोल है और दोनों एक साथ एक पैरेलल काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए और जिसमें दोनों का बराबर ही दायित्व है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही सर। तो ऐसे में कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहता है बच्चों को, या जैसे अब नेशनल लेवल पे सिलेक्शन एक लेवल आगे काफ़ी स्तर निकल आते हैं जब, तो तब वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ एड अलग से मिलती है या कोई रेम्यूनरेशन स्टाइफंड रूप में या किसी तरह से मिलता है? हाँ जी मैडम, अभी जब सिलेक्शन हो जाता है, आप इंडिया के लिए खेलते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से तो रिम्यूनरेशन है ही है। अगर आप गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं और सिल्वर मेडल लेके आ रहे हैं या ब्रोंज मेडल लेके आ रहे हैं, उसके तहत गवर्नमेंट ने हर स्तर पे पुरस्कार रखा हुआ है। बिल्कुल। और साथ में अभी और उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ आपके NGOs आ रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपील भी करते हैं, हमारे दोस्तों बोलते हैं जो उनको इच्छुक हैं नॉट ओनली शूटिंग और भी स्पोर्ट्स में आगे आएँ, क्योंकि इसमें जब खिलाड़ी एक इंटरनेशनल लेवल पे जब तैयार होता है तो उसको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उसका मेंटल मतलब साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और फिर उसके नए अब हमारा शूटिंग में जो सारा इंपोर्ट ही करना पड़ता है, सारा वेपन जो है और एसेसरीज जितने भी हैं हम मतलब ये इंडिया में उपलब्ध नहीं है, केवल जैकेट एंड ट्राउज़र जो है हम पहन के चलाते हैं राइफल में, तो वो मिल रहा है। लेकिन बाकी हर चीज़ हमें बाहर से ही मंगानी पड़ती है। अच्छा। तो हर जहाँ कंपटीशन खेलने में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स के जेब से ज़्यादा खर्चा होता है। उसी के तहत ये जो खेलो इंडिया मुहिम हुई कि अगर एक बच्चा एक बार उसके मुहिम के अंदर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो ये बर्डन पेरेंट्स के सर से भी हट जाता है और बच्चे को इसकी फिक्र नहीं होती कि मुझे ये शूज़ खरीदने हैं तो मैं खरीदूँ या ना खरीदूँ। तो फिर उनको सारी सुविधाएं फ्री हो जाती हैं और जिससे उनका एक ही लक्ष्य होता है कि वो अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, अपने को बेहतर बनाएं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है गवर्नमेंट द्वारा। और अगर आप इंटरनेशनल सेलेक्ट हो जाते हैं तो टॉप्स करके एक स्कीम है, TOPS गवर्नमेंट का है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसमें क्या है, बच्चों को 25,000 रुपये महीना अलग से दिया जाता है, प्लस उनके कोचों की फीस दी जाती है और उनको जहाँ भी कहीं ट्रेनिंग करना जाना चाहते हैं पूरा खर्चा जो है भारत सरकार उठाती है। बहुत ही बढ़िया। बहुत एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी सर कि निशानेबाजी के खेल में कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनका समाधान किया जा सकता है और हम कैसे कर सकते हैं उनका समाधान? चुनौतियाँ तो हर क्षेत्र में है, खेल में तो है ही हैं, पढ़ाई में भी चुनौतियाँ हैं। और मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर चुनौतियाँ नहीं हैं तो आपका संघर्ष जो है वो आगे ही आपको ले जाने लायक तभी बनाएगा जब आपके क्षेत्र में संघर्ष है, आपको चुनौतियां हैं जी। चुनौतियां आपको परेशान करने के लिए नहीं होती बल्कि आपको निखारने के लिए होती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जैसे बेसिकली शुरुआत दौड़ में अगर हमारे पास वेपन की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, जैसे आपकी ये MP शूटिंग एकेडमी खुली है तो इसीलिए है कि बच्चे को आप लेके आएँ, उनका सिलेक्शन करें तो उनको हर चीज़ फ्री में मिल जाता है। उनको राइफल, उनको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। अगर उनके परिवार वाले, उनके रहने की सुविधा है, हॉस्टल है, तो अगर वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उनका कोई एक पैसे का खर्चा नहीं है, वो सिर्फ एकाग्रता के साथ अपनी शूटिंग को आगे ले जा सकते हैं। जो सामान्य वर्ग है, जैसे स्कूल के हैं, आम लोग हैं, अगर वो देखना चाहें, वो जुड़ना चाहें तो आजकल शहर में मेरे हिसाब से 10-15 की संख्या में तो भोपाल में ही प्राइवेट क्लब हैं जिसमें बच्चे जाके सीख सकते हैं, देख सकते हैं
और वहाँ पे क्लब के जो भी कोचेज़ हैं, जो भी इंचार्ज हैं, उनके पास क्या नाम है अपना क्लब चलाने के लिए, सिखाने के लिए पिस्टल और राइफ़ल रहती है। बहुत कम दाम पर वो रखते हैं और उनसे बच्चे गुण सीख कर अपना प्रदर्शन आगे ले जा सकते हैं। अरे वाह। तो प्रदेश स्तर पर भी मैम ऐसा कुछ और भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो श्रोताओं तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं? मैम हमारा है नेक्स्ट ईयर तक हम लोग कोचेस कोर्स प्लान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ताकि जितनी भी अभी नई अकेडमीज खुल रही हैं डिस्ट्रिक्ट्स पे, क्लब्स वगैरह खुल रहे हैं, उसमें हम ट्रेंड कोचेस को रखें। क्योंकि खेल लेते हैं बच्चे और फिर खुद ही स्टार्ट करते हैं सिखाना, तो बिल्कुल। एटलीस्ट दे शुड नो द बेसिक एवरीथिंग। हाँ, जो प्रोसीजर हम है जी। सारा। जी जी। तो सर की हेल्प ले रही हूँ मैं, सर थोड़ा कराएंगे कोर्स, अरे एंड ही इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू डू दैट। बिल्कुल। तो हम कोचेस कोर्स प्लान कर रहे हैं ताकि बच्चों के परफॉर्मेंस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाय जनवरी तक हम ये इसको प्रिपेयर करके नए साल इम्प्लीमेंट तक। करेंगे। नए साल तक। बहुत बढ़िया। सर आगे मतलब शूटिंग में देश के खिलाड़ियों के लिए उनका भविष्य, जैसे मैम ने बताया, कोचिंग्स भी अच्छे प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको आगे तक मिलेंगे, तो आप क्या भविष्य देखते हैं आगे इस शूटिंग में? जैसे अभी खेल से अब मैं तो हर खेल के बारे में ज़्यादातर नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक शूटिंग के बारे में है कि मैं देख रहा हूँ कि जो डिफेंस है, मतलब चाहे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री एंड रेलवे, ये लोग भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एथलीट को कि आप आइए और इस लेवल पे खेलिए, तो उनको जॉब भी दे रहे हैं। एक प्रकार से जॉब अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि अपने आप को आप एक फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, रोजगार का एक अच्छा रास्ता रोजगार का उनके लिए एक सुनहरा है। मौका है। और अगर आपके पास टैलेंट भी है तो साथ जी, में। जैसे कहते थे कि क्या पढ़ाई करके, इतना करके हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं एक सीधा संदेश देता हूँ कि आप अगर आएंगे तो आपको मतलब पूरा जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं सबके पास शूटिंग की एक टीम तैयार खड़ी है और वो नए नए बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं। क्या बात। आर्मी की एक योजना है कि वो जैसे बच्चा 10-12 साल का भी है, अगर वो शूटिंग सीखा हुआ, नेशनल खेला हुआ, पार्टिसिपेट भी किया हुआ है, तो उसको एक बॉयज स्कीम के तहत रख रहे हैं, उनका पूरा प्रशिक्षण दे रहे हैं और बाद में वो आर्मी में भर्ती भी हो सकता है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी स्कीम है। आर्मी जो इतना बड़ा स्टेप उठाया है उसने, और पूरे बच्चे का आप जीवन संवार सकता है अगर उसमें उस खेल में आने की ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगा कि उनको बहुत सारी सुविधाएं अभी हर तरफ से मिलनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, मतलब स्पोर्ट्स कोटा आज तक भी जैसे सुनते आए कि हर जॉब में स्पोर्ट्स कोटा होता है और वो बहुत हेल्पफुल होता है सबको। सर एक चीज़ और बताएं कि निशानेबाजी खेल में पहले पुरुषों का अधिकार ज़्यादा था, मतलब सिर्फ यही सुनने में आता था कि मेल्स वहाँ पे हैं, पुरुष हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से महिला खिलाड़ियों ने भी ये बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही दमदार तरीके से अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज कराई है। मेडल तालिका में भी शायद कुछ होंगी महिलाएँ, कुछ विस्तार से बताएं। जैसे आप हर जगह स्लोगन देखते होंगे, चाहे वो मतलब बड़े बैनर पे हो या टेम्पू में हो या जहाँ पे हम कर सकते हैं, तो वहाँ पे लिखा रहता है गवर्नमेंट की एक योजना है, या आप कहें कि एक जागरूकता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जी। तो अगर मैं उससे जोड़ूं तो मुझे लगता है कि आज के डेट में शूटिंग में स्पेशली बराबर का सहयोग मिल रहा है, और प्रतिभाएं कई बार हमें लगता है कि पुरुष पीछे रह जा रहे हैं, जो वो स्कोर उन्होंने चलाते हैं, तो जो रिकॉर्ड है अभी हमने देखा कि पिछले ओलंपिक में जो हमारे शूटर्स गए हुए थे तो उसमें 8 महिलाएं और 7 पुरुष, तो आप एक संख्या ज़्यादा ही है, तो 15 में से। और पिछले हमने देखा था, चूँकि मैं अयोध्या से हूँ तो कई सीमित हम यूपी के भी देख रहे थे, तो वहाँ पे भी बहुत सारे नारी सशक्तिकरण के मतलब कार्यक्रम हुए, वहाँ शूटिंग प्रतियोगिता भी हुई, वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, और भी जितने भी खेल हैं, बैडमिंटन है, आप पीवी सिंधु को ले लीजिए। बिल्कुल। और अभी आप पिछला ओलंपिक आप देखेंगे तो जितने मेडल आए हैं तो उसमें से महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो अभी किसी भी खेल में महिलाएं पीछे नहीं हैं। बिल्कुल। तो उनसे हमें एक और सीख मिलती है कि उनका और मान सम्मान हमारे नज़र में उनका और बढ़ जाता है। तो मैं चाहता हूँ और मैं समझता भी हूँ कि उनका बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना ही देश को संवारने जैसा है। बिल्कुल, सामाजिक स्तर पर उनकी जगह बनती है। तो यही शूटिंग में भी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं शूटिंग में भी महिलाएं आगे आ गई हैं काफ़ी हद। निशानेबाजी के उपकरण में आप, जैसे मैडम ने बताया कि काफ़ी महंगे होते हैं, आपने बताया कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बाहर से ही मंगवानी पड़ती हैं या बाहर से खरीदनी भी पड़ती हैं बच्चों को। तो अब काफ़ी चीज़ें देश में भी बनने लगी हैं जब से ये स्वरोजगार आया है, तो इससे कितना प्रभाव पड़ा है? फाइनेंशियली कुछ फ़ायदा मिल रहा है उस चीज़ से, कैसा क्या है सर?
जाहिर सी बात है, जो हमारे शूटिंग के इक्विपमेंट हैं, चूँकि ये खेल विशेषता तो इंडिया का ही था, निशानेबाजी। अगर आप इतिहास देखें महाभारत रामायण में तो धनुष विद्या होती थी, अब वही प्रारूप चेंज हो गया तो निशानेबाजी हो गई। और जो शूटिंग बेसिकली राइफल एंड पिस्टल्स हैं वो तो हमें बाहर से आयात करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी उस स्तर का लाइसेंस नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई चीज़ कमी हो, हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन शायद इंटरनेशनली शायद अभी हमें वो अप्रूवल नहीं मिला है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी का एक मेक इन इंडिया मुहिम है, तो उस मेक इन इंडिया मुहिम के तहत जो हम स्पोर्ट्स किट बना रहे हैं, इस तो 4-5 ऐसे कंपनी आई हुई हैं इंडिया की बनी हुई हैं कि आज उनका विदेश में हर कोई वही पहुंच रहा है, पहन रहा है। और हमारा जैसे जो क्वालिफिकेशन राउंड होता है उसमें से हम टॉप 8 खिलाड़ी चुनते हैं। तो क्वालिफिकेशन से लेकर टॉप 8 खिलाड़ी तक आज के कैपापी एक स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रभात उद्योग है और जॉक्सी है। ऐसे कई चीज़ें जो लोग स्वनिर्मित, देश की निर्मित, और हमें उन पे गर्व होता है कि आज यहाँ का बना हुआ शूटिंग उपकरण बाहर में विदेश लोग पहन रहे हैं, और बल्कि प्रतियोगिता में वो मेडल भी ले रहे हैं, तो खुशी की बात है। दीपक जी, जब आपने शुरुआत की होगी तब भी ये समस्या रही होगी, उपकरण तब भी इतने ही महंगे थे, तो आप कैसे उस चीज़ को साथ आपने सामना किया? क्योंकि मैंने शूटिंग शुरुआत करी जब मैं नेवी में गया, और उसके पहले सिर्फ मेरी 1 हफ्ते की वो था, तो उन्होंने सिखाया था मुझे। तो अब चूंकि नेवी सा जो था तो हमें वहाँ सब प्रोवाइड किया गया, हमें वहाँ पे सब जितना भी चीज़ें थी वो हमें मिली। लेकिन फिर भी जो किट होता है बहुत, ये भी बहुत महंगा आता है। इसके बहुत स्पेक है वो, कि कैसे आप उसको चेक करते हैं, स्टिफनेस है, थिकनेस है, तो हम यहाँ बन नहीं पाता था यहाँ पे। अच्छा। तो अब उसकी शुरुआत हो गई है, तो चीज़ें हम लोग भी उस चीज़ को फेस करते थे, लेकिन आज के जनरेशन में आपको है कि आप उतने फेस नहीं करेंगे। आपको हर चीज़ें बस थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन आप उस वेन्यू में, उस जगह पे जहाँ कंपटीशन हो रहा है, आपको स्टॉल लगी रहेगी, आप जाके खरीद सकते हैं, जो कि पहला ऐसा नहीं था। बहुत बढ़िया। प्रियांशु जी, स्वदेशी अपनाओ से अंतर आया है, तो राज्य स्तर पे भी ये चीज़ हो रही है, जैसे ग्राम स्तर पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं छोटा छोटा, तो ये चीज़ों के लिए भी कुछ काम किया जा रहा है, कुछ उपकरणों को लेके भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नया बन रहा है स्वदेशी लेवल पे? जी मैम, प्लान तो कुछ ऐसा किया है, पर वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि सडनली एकदम से करना नहीं होता, क्योंकि इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट्स बहुत लगता है। और एसोसिएशन अभी तक जितना भी स्कीम करके आई है, कभी किसी से स्पॉन्सरशिप या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लिया है। अच्छा, अभी सब कुछ अपने लेवल पे। 28 ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है। बट अभी भी एसोसिएशन ने कभी किसी स्पॉन्सरशिप से कभी कांटेक्ट नहीं किया कि आप हमें सपोर्ट करें फाइनेंशियली। तो जो भी प्लान करती है एज अ बेस, वो खुद के सपोर्ट और सब खुद के फाइनेंस से करती है। तो आप जो बता रहे हैं उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो चीज़ हम करेंगे। धीरे धीरे उस चीज़ पे भी काम किया जाएगा। बहुत बढ़िया। तो प्रियांशु जी, आप भी खेले, शूटिंग में पार्ट लेते हैं? जी मैम, मैं शूटिंग करती थी। मैं एयर पिस्टल और 22 पिस्टल चलाती थी, स्पोर्ट्स पिस्टल। बट अभी जब ISSF B कोर्स किया था मैंने जूरी का 2019 में, उसके बाद से तो फिर मैं नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ ऑफिशिएटिंग कर रही हूँ सभी कॉम्पिटिशन्स में। तो फिर उस टाइम पे तो शूटिंग अभी बंदी हो गई। फिलहाल ऑफिस जॉब में आ गए, तो फील्ड से थोड़ा सा दूर हो गए। फील्ड से दूर। जी दीपक जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि अगले ओलंपिक के लिए हम क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं शूटिंग स्तर पर, और उसके लिए आपको क्या संभावनाएं दिख रही हैं हमारे खिलाड़ियों की तरफ से? अभी शूटिंग खेल का स्तर जो है काफ़ी बढ़ गया है इंडिया में। और जैसे हम अभी तक हमारा केवल इकलौता गोल्ड ही में है, जैसे अभिनव बिंद्रा जी लेके आए हैं जी। तो उससे जो एक क्रांति सी आई कि शूटिंग खेल जो है हमारा बढ़ा। बिल्कुल। अभी जो टोक्यो ओलंपिक में हमारे जो खिलाड़ी गए हुए थे, तो हमारे पास 15 कोटे थे जी। और उसके पहले रियो ओलंपिक में तो हमारे पास 12 कोटे थे। तो जिस तरीके से खिलाड़ियों में उत्साह हो रहा है और हम हर साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो जो अगला 2024 है, कुछ कमियां जो हमारे अभी टोक्यो ओलंपिक में रह गई थी, हम उस पर काम किया जा रहा है। फेडरेशन काम कर रही है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी उस पर काम कर रही है। किन कारणों के वजह से, जो कि हमारे जो खिलाड़ी गए हुए थे वो सारे वर्ल्ड रैंकिंग में थे जी। और हमारा मतलब फाइनल में गए भी, लेकिन मेडल पत्रिका में हम लोग इस बार कन्वर्ट नहीं कर पाए। जी जी। तो उम्मीद है कि जो कमियां रहीं उसको, अभी यही समय है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे उसकी शुरुआत इसी 64 NSCC से हो रही है। अच्छा।
तो यहीं ये पहला कंपटीशन है। इसके बाद 2 सिलेक्शन ट्रायल और होंगे। तो उनमें से पूरे साल के लिए हमारे पास जो टॉप शूटर्स होंगे, टॉप 6, टॉप 10, इनको हमारा एक टीम तैयार होगी जिसको स्क्वाड बोलते हैं। अच्छा। और फिर उनके साथ कंपटीशन कराना, उनको पूरा ट्रेनिंग देना। बिल्कुल। तो वो जो अभी बच्चे सेलेक्ट होंगे वो 2024 ओलंपिक को देखते हुए होंगे। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि 2024 ओलंपिक्स हमारे देश के लिए बहुत कामयाबियां लेके आए। आप अपनी तरफ से हमारे श्रोताओं को क्या खास संदेश देना चाहेंगे दीपक जी? मैं सभी श्रोताओं को विनम्र निवेदन करता हूं कि शूटिंग खेल जो है बहुत ही अच्छा है, और ये सिर्फ खेल ही नहीं है, आपके बौद्धिक और आपके शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप मिलेंगे। अगर आप भोपाल की बात कर रहे हैं तो एक मध्यम परिवार की लड़की, आपने बहुत सारा पेपरों में नाम सुना होगा, चिंकी यादव, एक बहुत मध्यम परिवार की हैं और उन्होंने देश के लिए कोटा जीता और अंतर्राष्ट्रीय कई सारे पदक जीते। एक सामान्य लड़की ऐसा कर सकती है, तो हम सब में वो प्रतिभा है। आप सब लोग आगे आएँ और आपके ही शहर में इतनी अच्छी जो इंटरनेशनल स्तर की शूटिंग रेंज बनी है उसमें जाएँ, वहाँ देखें, अपने बच्चों को लेके जाएँ और बिना निसंकोच, गन शब्द है, वेपन है, राइफल पिस्टल कहने के लिए है, ये स्पोर्ट्स का वेपन है। इससे आपका कोई ऐसा विशेष सोसाइटी में, समाज में उसका कोई दुष्प्रमाण नहीं है, बल्कि यह है कि उससे आपका बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप बढ़ चढ़कर सीखें। हमारी शुभकामनाएं आप सभी को। और शिवानी जी, आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या खास संदेश देना चाहेंगे, राज्य स्तर के लिए भी? मैम, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, एमपी में शूटिंग डेवलप काफ़ी हुआ है। जो भी बच्चे अभी भी इंटरेस्टेड रखते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होते हैं, कभी फैमिली अलाउ नहीं करती है, बट हाँ, अगर वो करना चाहते हैं तो एमपी स्टेट राइफल एसोसिएशन हमेशा उनका सपोर्ट करेगी। बस हमको इन्फॉर्म करना है कि हम करना चाहते हैं, पीछे हम खड़े हुए हैं, आप आगे आओ। धन्यवाद दीपक जी और प्रियांशी जी। Thank you, स्पोर्ट्स को लेकर, स्पोर्ट्स के बारे में, खासकर शूटिंग के बारे में आज आपने हमें जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उनसे हमारे श्रोताओं को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। आज की सुर्खियों में कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सुर्खियों में